हाँ जी, अकॉर्डिंग टू नाउ स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। हाँ जी मैम, अब ठीक है। ओके जी। According to K.L. Sharma, a delinquent child is one who मैम desert his स्क्रीन नहीं दिख family। रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, किसी को भी नहीं दिख रही है। आ रही है मैम। स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? मैम मैम नहीं। हमें तो हो रही है, शायद उनको नहीं हो रही होगी। फिर आप जिनको नहीं शो हो रही है तो अपना नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से तो स्क्रीन विजिबल है सभी को। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को एक बार, लीव होके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। नाउ करें जी। अकॉर्डिंग टू के शर्मा, स्क्रीन विजिबल है, बताइए मुझे। और मेरी वॉइस आ रही है सभी को? जी मैम। ठीक हाँ है। जी मैम, अभी ठीक है। अकॉर्डिंग आपके पास चार डेफिनेशन है। आपने एनी टू डेफिनेशन जो भी आपको अच्छे लगे आप इसमें से चॉक आउट करके राइट डाउन करेंगे। अकॉर्डिंग टू के शर्मा, अ डेलिकेंट चाइल्ड इज वन हु डिजर्ट इज फैमिली। एक डेलिकेंट चाइल्ड ऐसा होता है जो जिसे फैमिली डिसर्ट मतलब निकाल दिया गया होता है, उसको अपनी फैमिली से निकाल दिया गया है। हु इज हैबिचुअली डिसोबेड, जो हमेशा अपनी आदतों में डिसोबे करता है अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, और अपनी जो फैमिली है उसके कंट्रोल में नहीं है वो। और जो है क्या करता है वो, वायलेंस करता है, लड़ाई झगड़ा करता है घर में। और वो एक ऐसा बच्चा होता है जो कभी भी किसी रूल को फॉलो नहीं करता जिसकी उसको जरूरत है। ठीक है। तो आप एनी टू डेफिनेशन चॉक आउट करके टाइप डाउन कर सकते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद ये जलेड जो हमारे पास बाल अपराध है, ये क्या एक प्रॉब्लम ही है ना? हाँ, जेलर नेक्स्ट हमारे पास है जो मीनिंग हो गया, हमारे पास डेफिनेशन हो गई, और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और कर लेते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है। हमारे पास जो हमारी इंडिया है उसके अंदर ये जो सी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है यूथ के अंदर, क्योंकि जो ये जेलाइन होते हैं वो क्राइम करते हैं। और वो क्या करते हैं, लिखा ना मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसी, यानी कि जुवेनाइल डेलिकेंसी जो बच्चे होते हैं वो क्राइम करते हैं। तो जिसका असर किस पे पड़ता है, उनकी सोसाइटी पे पड़ता है, उनकी फैमिली पे पड़ता है। तो उनको भी इस प्रॉब्लम को सफर करना पड़ता है। एक तरह से हम कहते हैं ना कि कहते हैं हमारी जैसे कई बार कह देते हैं इसने तो हमारी फैमिली के ऊपर दाग लगवा दिया है, यानी कि उसने ऐसा क्राइम कर दिया है जिसका पूरी सोसाइटी को, फैमिली को सफर करना पड़ रहा है। तो एक बच्चे ने क्राइम किया, उसका इफेक्ट क्या हुआ, पूरी फैमिली पे पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है, नॉट ओनली डज द प्रॉब्लम इफेक्ट द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम, इट आल्सो इफेक्ट द जेल डेलिकेंट फैमिली। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक बच्चे पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता कि वो बाल अपराध में पड़ चुका है, इसका प्रभाव पूरी फैमिली पे पड़ता है। ठीक है, विक्टिम वो अकेला नहीं होता, पूरी फैमिली ही विक्टिम हो जाती है। और ये जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, द मोस्ट प्रोफाउंड consequence of the crime committed by the delinquent carries due to the socio economic और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है फैमिली में, उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, या डिप्रेशन की, उसको कोई डिप्रेशन में वो चला गया है, इसीलिए साइकोलॉजी उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तभी करके वो क्या करता है, ये बाल अपराध में पड़ जाता है।
और कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण बच्चा क्या करता है, रोबरी करता है, चोरी करता है, रेप में पड़ जाता है। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, हाँ, ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल लेनी शुरू करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। The main objective of the paper is to study the incidence of the genital delinquency with the reference of the psychological perspectives. हम हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरत है कि इन बच्चों को साइकोलॉजिकल रीड आउट करने की, इन बच्चों को साइकोलॉजिकल इनके ऊपर ध्यान देने की। ऐसे बच्चे जो उनसे होते हैं, एक सीरियस क्राइम में पड़ जाते हैं और अब्यूज करते हैं। ठीक है। और इनको इन बच्चों को क्या होता है, ड्रग्स लेने की, सिगरेट पीने की, अब्यूज करने की आदत पड़ जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा क्राइम में पड़ जाते हैं। तो हमारे पास इन दिस सर्कमस्टांसिस द स्टडी ऑन इंसिडेंस ऑफ द जेन्युइन डेलिकेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें ये ध्यान रखना है, हमें इस चीज की स्टडी करनी है कि जो बच्चा बाल अपराध में पड़ा है उसका क्या कारण है, क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। हमें उसको ढूंढना है, टीचर का ये काम है या सोसाइटी का, फैमिली का, कि उसको ऐसी क्या फैसिलिटीज नहीं मिली कि वो इस काम में पड़ गया, वो जेन्युइन डेलिकेंसी की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है कोज ऑफ जुलाइन डेलिकेंसी, क्या क्या कारण होती हैं। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है इसका कारण, फैमिली हेल्थ और उसका ना कि मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, अब्यूज करना भी हो सकता है। ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं जिस कारण से बच्चा जुलाइन डेलिकेंसी में आया, बच्चा बाल अपराध में आया। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, क्या पहला क्या कारण हो सकते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर। देखिए, हमारा ना एक आईक्यू लेवल होता है, मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि आईक्यू लेवल क्या होता है। एक ना नॉर्मल बच्चे का, यानी कि आईक्यू लेवल होता है हमारे पास माइंड का एक क्राइटेरिया होता है, उसमें होता है कि भी इतने से इतने में जिसका आईक्यू लेवल है वो एक तरह से नॉर्मल पर्सन है। अगर उससे कम है तो वो क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन है। उससे ऊपर है तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, एक क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर वो पर्सन उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो वो नॉर्मल कंसिडर होगा, उससे कम होगा तो वो क्या होगा, बिलो। अगर उसका जो है आईक्यू लेवल कम है तो वीक स्टूडेंट होगा, पढ़ाई में वीक होगा। या फिर उसका जो अपर आईक्यू लेवल है तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रंस में आता है। आईक्यू लेवल की भी मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगी जिसके अंदर पता चलेगा आपको भी कौन सा पर्सन किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फैक्टर, इंटेलिजेंटी, जो इंटेलिजेंस वाला फैक्टर होता है हमारे पास, अ माइनर हु हैज अ लोअर इंटेलिजेंस, जिसका इंटेलिजेंस ही कम होता है, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है। और जो ऐसे बच्चे जो उनसे प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते और वो डेलिक्वेंट जो है कंडक्ट में आ जाते हैं। और ऐसे बच्चे क्या है, अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड द इम्पल्सिव बिहेवियर, इनका बिहेवियर सभी के लिए ठीक नहीं होता है, इनका पालन पोषण ठीक नहीं होता है। और ये इनका बिहेव अनकंट्रोल्ड होता है, अग्रेशन में रहते हैं ये बच्चे, सारा दिन गुस्से में रहते हैं। ऐसे बच्चे जो उनसे होते हैं, इनका या तो ये बच्चे, इन बच्चों का पालन पोषण बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि पेरेंट्स बहुत पैम्परिंग होते हैं, बहुत ज्यादा केयर करने वाले होते हैं। तो वो बच्चे जो उनसे इस कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि बिगड़ जाते हैं वो। और जिनका पालन पोषण बिल्कुल ही नहीं होता, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, बात बात पे उनको मारते हैं, वो इससे तंग आकर भी बच्चे क्या होते हैं, बाल अपराध के अंदर पड़ जाते हैं, जेन्युइन डेलिक्वेंट में हो जाते हैं। इनकी ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं है और ज्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं है। इट इज मच रिक्वायर्ड कि पेरेंट्स जो से हैं वो उनको पर ध्यान दें, उनकी पेरेंटिंग करें।
उनके एग्रेशन को कंट्रोल करें, उनको अच्छा बिहेव करना सिखाएं, उनके ऊपर नजर रखें कि उनकी किस कंपनी में वो रह रहे हैं। ठीक है। तो इसी कारण से जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, और गरीब जो गरीब बच्चे हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा डेलिकेंसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो गरीब होते हैं उनकी नीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं हो पाती तो वो चोरी करते हैं, किसी क्राइम में पड़ जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। तो ये सब इसके क्या होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली फैक्टर। A consistent pattern of the family risk factor are associated with the development of the delinquency behavior in young people. These family risk factors include the lack of proper parenting supervision. मतलब फैमिली फैक्टर्स में क्या आएगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पेरेंट्स जो है उनकी प्रॉपर सुपरविजन नहीं कर पाते हैं, और या तो बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है फैमिली में, उनको गाली दी जाती है, गाली गलौज होती है उनकी फैमिली में, जो पेरेंट्स है बच्चों को गालियां देते हैं, या फिर उनकी बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती फैमिली में, सोसाइटी में, और उनका या फिर अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट अच्छा नहीं होता, वीक अटैचमेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं, जब उनके पास ये सब का इन सब चीजों की का लैक होता है, मतलब कमी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल हेल्थ फैक्टर। Several mental health factors are also seen as contributing to genuine delinquency. In it, the important to keep a mind that diagnose of the certain types of the mental health conditions. कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें ये पता लगाना है कि बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा इस डेलिक्वेंसी में पड़ा है। ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरह के होते हैं यहाँ पर, प्राइमरीली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैन नॉट बी मेड रिगार्ड टू द चाइल्ड। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, हमने ये देखना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं मेंटल हेल्थ के, या तो उसका कोई डिसऑर्डर हो गया है, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण ना उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, और कोई फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, और या फिर उसके पेरेंट्स ने किसी ने डिवोर्स ले लिया है। ये सब कारण से बच्चे की क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, और फिर वो साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जुलाइन डेलिकेंसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस अब्यूज फैक्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मेन कोज, is found the majority of the court cases juvenile delinquency. Two trends are identified in regard the substance abuse of the minor. हमारे पास क्या होता है कि जो जुलाइन डेलिकेंसी होते हैं वो दो, उसमें दो कैटेगरी के पर्सन आते हैं। फर्स्ट होते हैं जुलाइन आर यूजिंग मोर पावरफुल ड्रग्स। जो मतलब बच्चे आजकल बिगड़ चुके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स लेते हैं। 10 साल से ऊपर और 18 से नीचे के एज के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और गलत कामों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और वो किस कैटेगरी में आ गए, जुलाइन की कैटेगरी में आ चुके हैं। स्कूल्स में देखा गया है बच्चे जो है ड्रग्स यूज करते हैं, स्कूल गोइंग बॉय, जो कि इलीगल है। ऐसे बच्चे जो से ड्रग्स लेते हैं होश में होते नहीं और क्राइम कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। ठीक है।
तो ऐसे बच्चे क्राइम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई होती है। अब जैसे निर्भया कांड, तो उसमें एक जो पर्सन था, सबको उन्होंने फांसी की सजा सुना दी, लेकिन एक को नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि वो 18 ईयर से कम था। चाहे उसका बहुत बड़े से बड़ा क्राइम था, लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो क्योंकि उसके अंदर अभी मेच्योरिटी नहीं आई थी, मेच्योरिटी अभी आनी थी। तो ये भी इसका कारण हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम कैसे जुवेनाइल डेलिकेंसी वाले जो बच्चे होते हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? इसके अंदर क्या है, कुछ प्राइवेट और पब्लिक एजेंसी जो सी हैं मिलकर काम कर रही हैं। इन बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, उन एजेंसी के पास इन बच्चों को भेजा जाता है। वो इनको इनकी डेलिकेसी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं और एक अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प करती हैं, ताकि वो सोसाइटी में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के की तरह रह सकें। और नेक्स्ट हमारे पास है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ जो सा रखा जाता है जो इनकी जो से अपराध की जो इन्होंने अपराध की उसको कंट्रोल कर सके। इनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ताकि जो सा है ये नहीं पानी, तो ये जोन से, ताकि ये इजी टू एडजस्ट हो सके। ये बच्चों को एडजस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो से एक अपराधी घोषित हो चुके हैं। तो इसके बाद इनके लिए कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ जो इन पर काम कर रही है, और इनके लिए स्पेशल एक स्टाफ रखा जाता है जो इनकी जो डेलिकेसी अपराध को कंट्रोल करे। और इनको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, गाइडेंस दी जा सके, ताकि ये एडजस्ट कर सके दूसरे बच्चों के साथ। और जो है फैमिली है, इन बच्चों की जरूरत पे प्रॉपर अटेंशन दी जाए। इन बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दी जाए। ठीक है, गिविंग द प्रॉपर असिस्टेंस टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन टू बिल्ड इन दैम गुड कैरेक्टर्स एंड लॉ एबेडिंग एटीट्यूड। भी ऐसे बच्चों को अच्छे से प्रॉपर वे में एजुकेशन दी जाए, और ताकि ये एक अच्छे नागरिक बन सके और गुड कैरेक्टर बिल्ड कर सके अपना। adopting various means of the रेडियो, मूवी, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन। ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देना चाहिए, मैगजीन, ताकि वो इम्पोर्टेंस जो सी है लॉ की, जो हमारे कानून है उसकी वैल्यू को समझ सके, और जो अपराध है ऐसे अपराध ना करें। और ऐसे बच्चे जो से हमें सर्वे में ये पाया गया है कि जो बच्चे जो से हैं गरीब फैमिली के, जो बच्चे होते हैं जिनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती है, वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए चोरी और फिर डॉबरी केसेस में पड़ जाते हैं। और उनकी जो तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है। और हमारी तो एजुकेशन, हमारी जो गवर्नमेंट है 45 आर्टिकल में भी लिखा हुआ है 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो जब बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन सरकार दे रही है, उसको कोई खर्चा ही नहीं है, तब भी वो क्राइम में पड़ रहा है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और बच्चों को मॉरल वैल्यूज दी जानी चाहिए। देखिए, इम्प्रूविंग द सोशल एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया था कि स्लम एरिया के जो लोग होते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा पड़े होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीब झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग होते हैं,
बच्चे होते हैं उनके, वो जल्दी इसमें पड़ जाते हैं, गैम्बलिंग सेंटर्स में। यहाँ पर लिखा स्कूल्स के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए ऐसे बच्चों को, उनको एजुकेशन की वैल्यू समझानी चाहिए। ठीक है। अब ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब पॉइंट्स के अंदर, जैसे पर्सन इंडिविजुअल में इंटेलिजेंस या आज का अगर उनका आईक्यू लेवल ठीक नहीं है, उनकी फैमिली में अगर मान लो किसी ने क्राइम कर रखा है तो उस पे बच्चे पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। एक मिनट होल्ड करें। ये जो भी कॉजेस थे उसको हमने एक अलग से फॉर्मेट में आपके सामने ये बनाया है। पर्सनल इंडिविजुअल मतलब इसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं। पर्सनल इंडिविजुअल जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो ऐसे पॉइंट्स में मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। पर्सनल इंडिविजुअल मतलब इंटेलिजेंसी मतलब उसकी बुद्धिमत्ता, यानी कि अगर उसका आईक्यू लेवल ठीक नहीं है तब भी वो हमारा जो है वो बाल अपराध में पड़ जाएगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होगी, यानी कि अगर उसकी फैमिली में किसी ने क्राइम कर रखा है तो बच्चा देख के ही सीखता है। अगर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में उसको बार बार टोंटिंग की जाती है, उसकी रैगिंग की जाती है, उसको तंग किया जाता है, तभी वो डेलीकेसी में पड़ जाता है। और मान लो उसको उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, लाइक रैगिंग हो गया, सेक्सुअल हो गया, उसको किसी ने तंग किया इस वे में, तभी वो बाल अपराध की कैटेगरी में पड़ जाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि उसको साइकोलॉजिकल मतलब उसकी फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, कोई दुर्घटना हुई है जिसके इफेक्ट उसके माइंड पे पड़ा है और वो इस बाल अपराध में पड़ गया। फैमिली में पेरेंटिंग मतलब उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, काटा जाए मारा जाए दोनों ही चीजें बच्चे के लिए खराब है। ज्यादा प्यार भी और ज्यादा गुस्सा भी, उखड़ापन भी, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है। इकोनॉमिकल मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी तो सबसे मेन कोज होती है। डिजायरेबल उनकी गरीबी, डिजायरेबल मतलब उनकी डिजायर, उनकी इच्छाएं पूरी ना होना, उनके कॉन्टेक्ट्स गलत लोगों के साथ होना, अर्बनाइज जिस एरिया में वो रहना चाहते हैं वो उनको प्रोवाइड ना हुआ हो, बेसिक नेसेसिटी उनकी पूरी नहीं हो पा रही तो वो अपराध बाल अपराध में पड़ जाएंगे। सोशल में क्या होगा, उनका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उनकी प्रॉपर केयर नहीं हुई है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, उनके साथ बैड भी हुआ है जिसके कारण वो डेलिकेसी में पड़ गए हैं। ये हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा भारत कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है हमारा भारत का संविधान। हमारे जो भारत का संविधान है उसके अंदर हमारे कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उन आर्टिकल्स में आप ये याद कर सकते हैं 15(3), आर्टिकल 39, और जो आर्टिकल 45 है और आर्टिकल 47 है, ये सब जो से हैं ये बताते हैं, इन सब के अंदर जो से हैं डेलिक्वेसी जो बाल अपराध है उससे संबंधित ये आर्टिकल है हमारे संविधान में। तो सो स्टूडेंट, आज आपको मैंने डेलिकेसी के बारे में बताया है, जो जुवेनाइल डेलिकेंट बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया। So student, today we have learned about the juvenile delinquent student. So I hope you all understand. If you have any query, then you can discuss with me right now. Now it's up to you. हाँ जी, आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बताएंगे आपको समझ आया कि जुवेनाइल डेलिकेंट कौन होते हैं।
समझ आया सभी को? गिव मी द फीडबैक। हाँ जी मैम। शशि, निशा, अनीता, उषा, पिंकी, आप जी सबको समझ आया? यस यस। मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्वेल एंड डेलिकेट क्या होती है, बाल अपराध क्या होता है, इसमें कैसे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं? मैम बाल अपराध में मतलब 18 साल के नीचे तक के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं हम्म। और उनकी मतलब जैसे फैमिली प्रॉब्लम हो गई या मतलब उनको अच्छा लालन पालन उनका अच्छा ना हो, उनकी मतलब कमियां पूरी ना हो, तो इन कई कारण की वजह से वो इस बाल अपराध में पड़ जाते हैं कि उनकी कोई मतलब ज़रूरत है तो वो उनको मतलब पूरी नहीं हो रही, तो उसमें वो भी कारण हो सकता है। और फिर क्या होता है कि गरीबी है, गरीबी निर्धनता के कारण भी मतलब वो अ, बाल अपराध का कारण बनते हैं और उनकी मतलब मेंटल हेल्थ भी अगर बच्चे की ठीक नहीं है तो वो भी रीज़न हो सकता है। यस। जी। और मतलब फैमिली का भी अगर जैसे बच्चों पे ध्यान ना देना, सपोर्ट नहीं करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ढंग से उनकी बातों को मतलब रिस्पॉन्स नहीं करना, तो ये भी मतलब बच्चे गलत वे में पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जी। हमारे पास एक ना थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए दे बता रही हूँ मैं आपको। जी। रिस्टोरेटिव जस्टिस हमारे भारत में है। उसमें ये लिखा गया है कि जो ज्यूल एंड डेलिकेंट बच्चे होते हैं ना, उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, हम दे ही नहीं सकते उन्हें, क्योंकि वो अभी मेच्योर हुए ही नहीं है, वो मेच्योरिटी नीचे। में आए ही नहीं है, वो तो उनको कोई समझ ही नहीं है। वो तो किसी जोश में होश में आके किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आकर ऐसा क्राइम कर देते हैं वो। ठीक है। मैम वो समझ नहीं पाते ना कि उनको मतलब क्या करना है। वो जैसे किसी ने बोल दिया इसमें मतलब तुझे फ़ायदा है तो चलो वो चोरी करेगा, डाका डालेगा कि हाँ, मतलब मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे अपनी नीड पूरी करनी है, तो वो गलत काम मतलब करेगा क्योंकि उसको सिर्फ़ यस। यही दिख रहा है कि मुझे अपनी नीड नीड पूरी करनी है। फुलफिल, हाँ उसको अपनी नीड। अंजाम नहीं पता है कि मतलब क्या होगा इसका बाद में। हाँ, तो ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ जी। और हमारे पास इसमें किस तरह के एज के बच्चे आते हैं, 10 to 17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, यानी कि चाइल्डहुड से ऊपर, एडोलसेंस से नीचे के बच्चे नीचे। आते हैं इस कैटेगरी के। ठीक है। जी मैम। जी मैम। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है एज पेरेंटिंग होता है एक, वो आप लिख सकते हैं एज पेरेंटिंग, मैं बता रही हूँ आपको। इसके अंदर पता है क्या होता है कि एक जैसे बच्चा क्राइम कर रहा है और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया है, लेकिन क्या होता है कि एज पेरेंटिंग में पता है क्या होता है कि उसको इतनी अच्छी एजुकेशन दी जाती है क्राइम करने के बाद कि वो बाद में वो ठीक हो जाता है, सोसाइटी में रहने योग्य हो जाता है। ये अपनी नॉलेज के लिए आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं कहीं से पॉइंट्स कलेक्ट करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, एज पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, बच्चे ने अपराध तो किया, लेकिन अपराध करने के बाद क्या हुआ, उसको जेल में भेजा गया, जेल जो हमारे पास ज्यू लाइन के डेलिकेंसी के कोर्ट होता है वहां भेजा गया, या एजेंसी है वहां भेजा गया, और उसको अच्छी शिक्षा दी गई, उसको बताया गया कि ये हमारी मॉरल वैल्यू होती है, उसको समझाया गया, और फिर दोबारा से वो नॉर्मल हो गया और एक अच्छे इंसान के रूप में वापिस आ गया। ठीक है। ओके। ओके मैम। इस ये हमारे पास किस में आएगा, अभी मैंने आपको बताया, एज पेरेंटिंग। एज पेरेंटिंग में आएगा। ठीक है।
तो आप को आज का टॉपिक समझ आया। और एक होता है हमारे पास इसे एज पेरेंटिंग को हम अप्रेंटिस भी कह सकते हैं। अप्रेंटिस क्या होता है पता है आपको? अप्रेंटिस सुना हुआ आपने? किसी को पता है अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? एज पेरेंटिंग अप्रेंटिस के अंदर है, या आप राइट डाउन करो अप्रेंटिस, APPRENTICES। मैम दोबारा बोल दो एक बार। APPRENTICES, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होते हैं? सुना कभी आपने कि ये वो इस ऑफिस में एज ए अप्रेंटिस आया हुआ है? नहीं नहीं पता। नहीं। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जैसे कहीं पर ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है, तो वहां पे ट्रेनिंग मतलब कहते हैं सीखने जा रहा है। अप्रेंटिस मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो कहीं पर ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए कुछ जा रहे हैं, तो वो अप्रेंटिस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो भी एक एज ए अप्रेंटिस ही काम करता है। मतलब जब बच्चा एजेंसी में जाता है तो उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट दिया ट्रेनिंग। जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वो बच्चा जो सा है वो बाद में ठीक हो जाता है, ठीक हो सोसाइटी में जाता है। रहने योग्य हो जाता है। ठीक है। जी मैम। क्लियर है? हाँ जी मैम। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप कुछ मेरे से पूछना चाहते तो पूछिए जरूर। आज आपको आज का टॉपिक समझ आया सभी को? हाँ जी मैम, समझ जी गई। मैम। सबको समझ आया शशि? अनीता आप बताइए, समझ आया? जी मैम। तो मैं ना वन बाय वन सारी स्लाइड शो करती हूँ। ठीक है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये इंट्रोडक्शन है हमारी। जी मैम। ये हम पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं, ये गरीबी के कारण बच्चा जो सा है वो क्राइम में पड़ा। पढ़ा जी। इसमें आप नीचे जो है ना फर्स्ट पॉइंट, उसके अंदर मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरलाइन कर लीजिए, इससे आपको याद आ जाएगा। मल्टीपल मतलब सबके ऊपर उस बच्चे का प्रभाव पड़ता है उसके क्राइम का, पेरेंट्स पे, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे। ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं। डेफिनेशंस, यू कैन टेक ओनली टू डेफिनेशंस। हम अपने क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए डेफिनेशन यूज करते हैं। अब मान लीजिए आप एग्जाम देंगे तो कुछ तो सिंपल जेन्युइन डेलिकेंसी होती क्या लिख के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके कॉजेज लिख देंगे। लेकिन आप अगर पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मीनिंग देंगे, फिर डेफिनेशन देंगे, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और आपका हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश में डेफिनेशन लिख सकते हैं। इफ यू हैव अ हिंदी मीडियम तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ यू हैव अ इंग्लिश मीडियम तो आपको अपना पेपर जो है वो इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हिंदी वालों को ये रिलैक्सेशन होते हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मतलब लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन की कर ली? ये देखिए नेक्स्ट, कोज ऑफ, कॉज क्या है, कारण क्या होता है। ये जो कॉजेज है ना, सबसे लास्ट में जो मैंने स्लाइड दी है उसमें मैंने एक समराइज करके अलग से भी बना दी। स्क्रीनशॉट लेते जाइए जी।
हाँ जी, सभी ने क्लिक कर लिए फोटोज? जी मैम। इसमें आ हो गए गया। सभी के पास? हाँ जी मैम, आ गया। तो आज आप इसे सब जितने भी स्लाइड्स आपको शो की गई हैं सारी आप एक बार पढ़ के आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। और मैंने कोशिश किया कि अच्छे से आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊं। अगर आप कोई बुक भी लोगे ना तो उसमें आपको इतना मटेरियल इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा।